हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को हालांकि पता ही है कि कल आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है और कल है हिंदी का पेपर 22 फरवरी को। तो आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आज का एक केवल ये इस वीडियो में हम जो कराने वाले हैं, ये आप जो मात्र हम 7 टॉपिक को 7 प्रश्नों को हम कराएंगे। और यदि आप ये 7 टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आपका 60 नंबर नहीं 61 नंबर 60 से 61 नंबर आपका हम कंप्लीट कराएंगे, वो भी इसी वीडियो में। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरी हिंदी की तैयारी हम कराएंगे यहाँ पे। और मैं यही कह रहा हूँ ना कि मात्र 7 टॉपिक, समय कम है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कुछ तो तैयार है बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरा मैं कंफर्म हो जाऊं कि इतना नंबर तो मैं ला ही दूं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो केवल सोच रहे हैं कि सर मैं पासिंग लायक आ जाऊं, मैं पास हो जाऊं। तो पास होने के लिए तो 33 नंबर चाहिए ना ओनली। हम आपको 60 से 61 नंबर हम आपको इसी वीडियो में दिलाएंगे। मैं यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बट जो भी है इसी पर मैं पढ़ाने का सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर ये पूरा वीडियो आपको बनाया गया है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ से आप 60 नंबर आपका कंप्लीट करके ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। मैं इसको बताऊंगा बिना पढ़े आप इसको आसानी तरीके से कैसे हल कर पाएंगे। कल आपका पेपर है, ये तो बात आप जानते भी हैं। तो अभी हम कैसे इसको पढ़ें जिससे आसानी से हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। केवल अभी 10 मिनट में ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे, 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश कैसे होता है। तो देखिए गद्यांश में क्या करेगा, एक ऐसे पैराग्राफ दे देगा। अब पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन अगर होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर मिल जाएंगे। अब मैं ये कहूँगा कि मान लेते हैं कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मान लेते हैं पढ़े ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वो कैसे ये 10 नंबर कंफर्म करेंगे, उसको हम आज के इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। इजी वे में ट्रिक के माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पैराग्राफ देना उसको अच्छे से पढ़ लेना है और कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा हम इसका अर्थ भी समझें कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, मतलब भूमि का निर्माण देव मतलब देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से है, वह अनंत काल से है। वह मतलब कौन, जो भूमि है वो अनंत काल से है, ठीक है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है, जो राष्ट्रीय भूमि है या जो भूमि है, भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें जितना अधिक जागृत होंगे उतना ही राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो क्या होती है, निर्मूल होती हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर से कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर प्रज्वलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अद्योपात जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक हमारा धर्म है, आवश्यक धर्म है।
ये हुआ हमारा सबसे पहला पैराग्राफ। आपको सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए जब पैराग्राफ देना तो 2-3 बार आप पढ़िएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो कुछ कुछ ऐसे जो शब्द होंगे जो आपके पकड़ में आएंगे। और जब 2-3 बार पढ़ लेंगे पैराग्राफ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांशों के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ? शीर्षक मतलब क्या कि ये जो गद्यांश है, गद्यांश का एक पैराग्राफ है, तो ये किस पाठ्य से लिया गया है, किस शीर्षक से लिया गया है, मतलब पाठ्य का नाम बताना है और इस पाठ्य के लेखक कौन है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि चैप्टर वाइज आप क्या कीजिएगा, पाठ और उसके लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो ये किस, आपसे मैं पूछ रहा हूं, एग्जाम तो आपका कल ही है, ठीक है, हो सकता है जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता। तो मैं कहूंगा कि आज आपका पेपर है, ये बताइए ये पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है, किस पाठ्य से, किस लेसन से लिया गया है। तो आप कह देंगे कि सर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। आप कहेंगे सर कैसे कैसे हो सकता है? तो देखिए राष्ट्र शब्द सबसे ज्यादा आया है, भूमि आया है, राष्ट्र आया है। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया है राष्ट्र, राष्ट्रीयता यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता आया है। इस प्रकार बहुत जगह पर राष्ट्रीयता शब्द आया है, भूमि शब्द आया है, यहाँ पे भी राष्ट्रीयता आया है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले शीर्षक कौन है? शीर्षक आप ऐसे ही लिख देंगे, शीर्षक कौन है? तो शीर्षक हमारे, शीर्षक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे जस्ट इसके नीचे लिख देंगे लेखक। और लेखक कैसे लिखेंगे? लेखक का नाम है क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। सबसे पहली बात देखिए, इसको या तो आप चाहें, देखिए 2 तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन का आंसर तो बहुत तरीके से देख सकते हैं, या तो सिंपल में क्वेश्चन दे, क्वेश्चन के ऊपर आप लिखिएगा क्या उत्तर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या पहला, और उसमें सीधा शीर्षक लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक लिखे वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिख देंगे, ठीक है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये तो हमें पता ही है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे भी शब्द में आप सेंटेंस में बनाकर, वाक्य में बनाकर भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहां से आपका सबसे पहला, यहां से अभी आपको कितने नंबर मिल गए? 2 नंबर, इतना लिख गए आपको मिल गया, समझ रहे हैं ना, 2 नंबर यूं ही मिल गया। उसके बाद दूसरा, पहला हमने इंपॉर्टेंट सॉल्व कर लिया, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो राष्ट्र की भूमि है, राष्ट्रीय भूमि है, उसके लिए हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब कर्तव्य शब्द इसमें कहाँ आया था, याद है आपको? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए यहाँ पे हमारा कर्तव्य है, यहाँ पे आया है ना। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यहाँ पे क्या है ना कि उसके मतलब क्या, राष्ट्रीय भूमि या जो भूमि की बात हो रही है उसकी बात कहा जाएगा। भूमि भौतिक स्वरूप, संदर्भ और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे राष्ट्र भूमि क्या रहना, तो लिखेंगे राष्ट्र भूमि के प्रति हमें, राष्ट्र भूमि के प्रति भौतिक स्वरूप, संदर्भ और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। या सिंपल में कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ से दूसरा का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा का आंसर कहाँ गया? दूसरा का आंसर यहाँ से, भौतिक स्वरूप, संदर्भ और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। तो ये दूसरा का आंसर आप लिख देंगे, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गए, समझ रहे हैं ना। सिंपल सा, इसमें कुछ शब्दों को देखना है कि इसमें कहाँ मिल रहा है, और उसके जहाँ से स्टार्ट हुए वहां से लेकर अंत तक आपको लिख देना है, ठीक है, फुल स्टॉप तक, आपका काम हो गया। और इंग्लिश तो है नहीं ना, हिंदी है भैया, हिंदी में तो थोड़ा बहुत पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। इतना तो आप क्लास 12 की स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप समझ रहे होंगे। अगला है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता के लेखक ने, मतलब किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है।
मतलब लेखक ने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। अब बताइए, निर्मूल शब्द आया था ना, निर्मूल, यहाँ पे देखिए निर्मूल शब्द आया है, तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा किसके, राष्ट्र के प्रति, यहाँ से आपका तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरा का यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ, ऐसा कोई राष्ट्रीयता जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल है, तो वही आप लिख देंगे, राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वह निर्मूल है। ठीक है, समझ रहे हैं। चौथा का आंसर, तीसरा का आंसर आपका हो गया, तो यहां से आपको फिर से 2 नंबर ये मिल गए। समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल इजी है, इजी है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। याद थोड़ी ना करना है, हमें सीखना है कि कैसे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, 10 नंबर हमें इसमें, बिल्कुल 10 नंबर हमें मिस नहीं करना है, मिलना ही है। देखिए अगला कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ पे सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कहीं पे अर्थों शब्द आया था ना, देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं सच्चे अर्थों में, यहाँ पे आया है ना कि सच्चे अर्थों में, तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बताइए, तो यहाँ से आपका चौथा आंसर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि यहाँ पे पूछा जाए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ से कहेंगे कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए, तो यहाँ से 2 नंबर मिल गए। अंतिम जो हमारा आता है जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जो रेखांकित किए गए होते हैं, जैसे यहाँ से लेकर ये पूरा आपको रेखांकित किया गया था। ठीक है, मैंने शुरू में नहीं दिखाया, ये टोटल यहाँ से लेकर ये अंत तक, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक रेखांश, मतलब इसको रेखा द्वारा बताया गया था, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, वही तो कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब इसकी आपको व्याख्या करना है, क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित पल्वलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अद्युपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा धर्म है। समझ रहे हैं। तो देखिए मैं सिंपल वे में कहूँगा ना, देखिए इसमें ज़्यादातर व्याख्या करने में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे आपको दिया गया है ना, सेम टू सेम आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर आप लिख देंगे। ठीक है ना, इस यहाँ से यहाँ तक इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा वाक्य में प्रयोग करके आप लिख देंगे। फिर भी आप कहेंगे सर मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ क्या करूँ। भैया नहीं आता ना, तो मैं यही कहूँगा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, उतार देंगे। अगर थोड़ा सा बनाकर लिखते हैं तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं बनाकर लिखते हैं, फिर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नीचे आंसर में डालकर लिख देते हैं, तो आपको 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बट मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो बनाकर लिख ही लेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, टोटल यहाँ से हमें 10 नंबर क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, पक्का हमारा हो गया 10 नंबर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 10 नंबर। देखिए डिजिटल बोर्ड हमें नहीं है हमारे पास, फिर भी हम आपको तैयारी करा रहे हैं पूरा लिखकर अच्छे से। मैं चाहता हूँ ना कि जो स्टूडेंट हम पे विश्वास किए हुए हों उन्हें मतलब कोई भी परेशानी ना हो, वो जब बोर्ड एग्जाम में जाएं तो अच्छे नंबर से पास हो, अच्छा उनको सब कुछ उनको उस समय पर आए और वो खुशी से पेपर लिखे। और पेपर लिखकर और जब वो बाहर निकले, पेपर देकर बाहर निकले, तो उनके चेहरे पे मुस्कान हो। इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो ये हुआ 10 नंबर आपका कंफर्म। अरे आपके बोर्ड एग्जाम में कितना, पासिंग के लिए 33 नंबर चाहिए, 60 नंबर का हम करा ही दे रहे हैं भी। तो कम से कम जो नहीं भी पढ़े हुए हैं वो भी अगर वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो उनका 60 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा कि ये आना ही है और 60 नंबर उनको मिल जाएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंफर्म कुछ टॉपिक हैं जो आएंगे ही आएंगे, और उसीलिए मैं कह रहा हूं कि 60 नंबर इस वीडियो में कंफर्म हम कराएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और भी जो टॉपिक है उसको हम कवर कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट।
आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है महत्वपूर्ण साहित्यिक जीवन परिचय। जीवन परिचय क्लास 10th में पूछा जाता है और क्लास 12th में साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। तो मुझे दो ही जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। उसमें से पहला हम इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हम करा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो आज के इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप तैयार करना चाहें तो और भी जीवन परिचय आप तैयार कीजिएगा, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हर वर्षों में पूछा जाता है, तो इनको पहले नंबर में हम तैयार कर ले रहे हैं। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर दिलाएगा? 5 नंबर ये आपके बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा, ठीक रहे हैं। तो 10 नंबर हमने पहले कंप्लीट करा लिया, इसमें 5 नंबर हमें अभी मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमने लिख दिया है। सबसे पहली बात, साहित्यिक जीवन परिचय केवल पूछता है, बट ऐसा नहीं है कि केवल साहित्यिक जीवन परिचय ही आप लिख दें। आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद जीवन परिचय में बेसिक इंट्रोडक्शन उनका दे देना है, उसके बाद साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद कृतियाँ क्या है, कृतियाँ या रचनाएं क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय, याद रखेंगे ब्लैक पेन का यहाँ पे यूज करेंगे, ये नीले कलर का यूज आप कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। रेड पेन का यूज नहीं करना है, अदर कोई कलर का भी यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए जीवन परिचय हमने लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इसमें कुछ समझाने वाला है, नहीं समझिएगा। अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनका जीवन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यही इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी, मतलब लखनऊ में ही इनकी प्राथमिक शिक्षा भी हुई थी। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी को परलोक सिधार गए। इतनी बात बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है कि उनका जन्म किस वर्ष में कहाँ पर हुआ था, उनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हमने इनका जो मृत्यु हुआ था वो हमें बता दे, इतने ईस्वी में परलोक सिधार गए हैं। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन जीवन परिचय में आपको दे देना है। आशा करते हैं सबसे पहली बात समझ गए। ये जीवन परिचय इतना आप लिख देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहित्यिक जीवन परिचय। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बट फिर भी हमने कोशिश किया है कि आसान शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको समझा दूं। देखिए लिखा गया है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व एवं और प्राचीन इतिहास के प्रखंड एवं अन्वेषक थे। इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड एवं अन्वेषक थे, ठीक है। इसके बाद इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने में उत्कृष्ट इच्छा थी, ठीक है। मतलब ये चाहते थे कि विज्ञान जिस प्रकार आगे बढ़ा है उसी प्रकार भारतीय संस्कृत भी आगे बढ़े, ठीक है। इनकी इच्छा यही थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है, ठीक है। मतलब इन्होंने बहुत सारी अच्छी निबंधों की रचनाएं की हैं, यही बात है। उसके बाद लिखा गया है इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत पर संबंध हैं। मतलब यह हुआ कि इनका अधिकांश जो निबंध है वो भारतीय इतिहास पर, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास है उसी पर संबंधित है और संस्कृत पर संबंधित है। तो यही कुछ आपको लाइन लिख देना है जो है साहित्यिक जीवन परिचय में, ठीक है। 80 शब्दों से अधिक लिखना होता है, 80 शब्दों से बहुत अधिक है, इतना आप लिखते हैं बहुत होगा आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कृतियाँ और रचनाएं। कृतियाँ या रचनाएं, तो इनकी निम्नलिखित कृतियाँ या रचनाएं हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले निबंध संग्रह, आप हेडिंग डालेंगे। देखिए निबंध संग्रह में कौन कौन है? पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कला और संस्कृत है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है, और भी बहुत सारे हैं, इसलिए आदि हमने लिख दिया।
देखिए सबसे पहली बात मैं कह दूं, ये सब आपको याद कर लेना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न इसी में से बनता है। आपसे कह देगा कला और संस्कृत किस लेखक का निबंध संग्रह है। अब आपको नाम दे देगा 4, ऑप्शन में वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी रहेगा, तो आपको पता होगा कि कला और संस्कृत वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है, तभी तो आप टिक कर पाएंगे ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं ये सब याद कर लीजिएगा। अगला आता है शोध प्रबंध, ठीक है। तो किस पर इन्होंने शोध किया है, परिणतिकालीन भारतवर्ष पर इन्होंने क्या किया है, शोध किया है। अगला आता है आलोचक ग्रंथ, किस पर इनकी ग्रंथों पर आलोचना हुआ, तो यह है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर, हर्षचरित्र की सांस्कृतिक अध्ययन पर। तो ये इन दोनों पर क्या हुआ है, इनकी आलोचनाएं हुई हैं, इनको मतलब इनको कमियां निकाला गया है इन सभी क्या है ग्रंथों में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जीवन परिचय है ना, ये साहित्यिक जीवन परिचय ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं और इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं कि मैं आपको समझा दूं। 2-3 बार पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप याद रखेंगे, जैसे सन है, मृत्यु है, उसके बाद थोड़ा सा राष्ट्रीय जो साहित्यिक जीवन परिचय है थोड़ा सा आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। अब मैं ये कह दूं कि ये 4 लाइन आपको लिखना अनिवार्य है। यदि आप केवल इतना लिख देते हैं और चले आते हैं तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे, ये मैं कंफर्म से कह सकता हूं। बट अगर ये 4 लाइन लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कृतियां एवं रचनाएं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमें 10 नंबर मिल गए, अभी हमें 5 नंबर इस टॉपिक से मिल गए, 15 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो 15 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी आगे जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट साहित्यिक जीवन परिचय। देखिए एक पूछा जाता है आपसे, देखिए 2 जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है, एक है लेखक पर, एक है कवि पर। तो लेखक पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हमने देख लिया, जिससे हमें 5 नंबर मिल गए। और उसके बाद हमने देखा महादेवी वर्मा का, ये जो है महादेवी वर्मा ये कवि हैं, तो इनका हमें देखना है महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन परिचय। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से भी 5 नंबर आपको मिल जाएंगे और उधर के 15 नंबर। तो अगर ये 5 नंबर हम कंफर्म कर लेते हैं, 5 अब 5, अभी हमने एक लेखक का, एक कवि का, एक लेखक का, यहाँ से 10 नंबर हमें मिल गए। और 10 नंबर अभी हमने शुरू में गद्य से किया था, मतलब टोटल अगर हम देखें तो इसको तैयार कर लेते हैं तो 20 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले साहित्यिक जीवन परिचय तो पूछता है, बट ओनली आपको साहित्यिक जीवन परिचय ही नहीं लिखना है, पहले जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद साहित्यिक जीवन परिचय। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना ही होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमने आसान शब्दों का प्रयोग किया है, ध्यान से समझेंगे। लिखा गया है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इसमें कुछ भी समझाने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर रहते थे, ठीक है, पद पर थे, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है इनकी माता हेम रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। 11 सितंबर 1987 ठीक है को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका मतलब महादेवी वर्मा जी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको सिंपल सा साहित्यिक मतलब जीवन परिचय इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देना है। उसके बाद आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक जो परिचय है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। आसान शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए हमने लिखा है महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी, ठीक है। इनके साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
इन्हें इनके ग्रंथ यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्यों में प्रधानता है, इनके काव्यों की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, प्रधानता मतलब सबसे आगे है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। पहले जीवन परिचय लिखेंगे, फिर से साहित्यिक जीवन परिचय, उसके बाद ये 2-3 लाइन आपको लिखना अनिवार्य है। सबसे पहले लिखेंगे कृतियां या रचनाएं। तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, ठीक है, या निम्नलिखित है, ऐसे आप लिख लेंगे। काव्य पहला है निहार है, रश्मि है, निर्जा है, संदर्भ संध्या अर्घ है, ठीक है, दीप शिखा है, यामा है। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निहार, अब कह देगा कि निहार किस काव्य के लेख, मतलब निहार किस कवि के काव्य है। ठीक है, निहार किस कवि का काव्य है, और 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता रहेगा, तभी ना बताएंगे कि मीरा महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, तो इसलिए निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या अर्घ और दीप शिखा और यामा, ये सब आप याद रख लेंगे। उसके बाद ये होता है गद्य रचनाएं कौन कौन सी है। अतीत की चलचित्र है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं हैं और श्रृंखला की कड़ियां हैं। ठीक है, श्रृंखलाओं की कड़ियां हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अतीत का चलचित्र है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं हैं और श्रृंखला की कड़ियां हैं। तो ये सब आप याद रख लेंगे। देखिए 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। मेहनत तो करना ही है, और केवल आज आप मेहनत कर लीजिए और कल तो आपका पेपर ही है, तो मेहनत तो करना ही चाहिए और कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 नंबर अभी तक हमने आपको कंफर्म करा दिया है, इतना आप तैयार कर लीजिए, 20 नंबर आपका कंफर्म में मिल जाएगा। आगे और हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है इसी वीडियो में 60 नंबर पक्का करना, 60 नंबर कंफर्म करना, और वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट, आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कहानी। तो कहानी 2 आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब 2 आपके कहानी है, एक ही कोई पूछा जाएगा, या तो पंचलाइट या तो बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम देख लेते हैं। पंचलाइट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने करा दिया है, बट समय कम है तो बहादुर आप तैयार कर लीजिए। हमने लिखा है बहादुर की कहानी का सारांश। अब बहादुर की कहानी का क्या सारांश है, इसको हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी तक हमने आपको 20 नंबर का कंफर्म करा दिया है, और ये जो कहानी है ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो 20 नंबर यहाँ से आप 5 नंबर, 20 नंबर तो पहले हमने कंफर्म कर लिया, 5 यहाँ से, तो टोटल हमारा 25 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है। कितने, 25 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहानी को हम जान लेते हैं। देखिए कहानी जो है ना, कहानी में यही कहूँगा कि कहानी आप केवल सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम सुनते हैं क्योंकि हमें सुनने से ज़्यादा जल्द ही याद हो जाता है। तो बहादुर क्या है, बहादुर एक लड़का है। ठीक है, बहादुर एक लड़का तो है, बट कहाँ का है, नेपाल का है। तो बहादुर एक नेपाली बच्चा है, जो क्या होता है, जो उसके घर वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उसकी माता जी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उसके लिए बहादुर अपना घर छोड़कर शहर भाग आया होता है। और जब आता है शहर में तो उसे एक व्यक्ति मिलते हैं जो इस कहानी के लेखक हैं, जो है अमरकांत जी। वो क्या करते हैं, बहादुर से मिलते हैं तो बहादुर को वो अपने घर में नौकर बना लेते हैं। बहादुर घर के सभी कार्यों को करता है। शुरू में जो अमरकांत जी हैं, जो लेखक है, वो और उनके जो परिवार हैं, जैसे उनकी पत्नी है, उनका लड़का है, वो सब शुरू में क्या करते हैं, बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे अच्छे से बोलते हैं, बात करते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो उससे कठोरता बरतने लगते हैं, उसे छोटी छोटी बातों पर मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। बहादुर ये सब कुछ सहता हुआ रहता है। ठीक है, बट क्या होता है कि एक दिन क्या होते हैं कि जो अमरकांत जी हैं, जो लेखक हैं, उनके घर मेहमान आते हैं, और जब वो मेहमान आते हैं तो उनके कुछ रुपए खो जाते हैं। तो उनके कुछ रुपए खो जाने पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है बहादुर पर, कि बहादुर ने ही पैसे को लिया है। अब बहादुर को बहुत ही बोला जाता है, मारा पीटा जाता है, गाली गलौज भी दिया जाता है। तो जब ऐसा होता है
तो बहादुर क्या करता है, रात को चुपचाप किसी को बिना बताए वो घर छोड़कर भाग जाता है। और जब भाग जाता है तब जाकर अंत में पता चलता है घर वालों का कि पैसा बहादुर ने नहीं लिया था, पैसा घर ही में कहीं था। ठीक है, तो सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और घर में पूरा मातम छा जाता है, इसलिए क्योंकि बहादुर सभी घर के कार्यों को करता था। तो घर वालों को एहसास होता है अपनी गलती का और वो सोचते हैं कि अब मैं जाकर मतलब बहादुर मिले तो मैं उससे पश्चाताप कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ। बट जो बहादुर, माफ़ करने वाला जो बहादुर है, वो अब घर छोड़कर जा चुका होता है। यही है ये संपूर्ण बहादुर की कहानी का सारांश, जो कि हमने आपको शब्दों में समझाया। कुछ 30 से 40%, 50% तो आपके दिमाग में आ ही हो गया होगा। 50% यहाँ से अब मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से एक एक बात समझिएगा। देखिए, हमने लिखा है कि अमरकांत जी जो इस कहानी के लेखक हैं, ठीक है, तो यही बात हम कह रहे हैं कि अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परियोजनाओं द्वारा किए गए कूट व्यवहार की, मतलब परियोजनाओं ने परिवारजनों द्वारा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, परिवारजनों द्वारा किए गए कूट व्यवहार की कहानी है। क्या है? कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर क्या है? एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। लेखक ने उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला और उसके परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? कठोरता बरतने लगते हैं, उससे बोलने लगते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर उससे नाराज हो जाते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि बहादुर घर के सभी कार्यों को करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था। ठीक है, बहादुर घर के सभी कार्यों को करता था, ठीक है, यहाँ पे था ही रहेगा, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था। ठीक है, लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर मानो तो बहादुर को पीटने का बहाना ढूंढते रहते थे। ठीक है, थे ही में सब कुछ रहेगा। ठीक है, क्योंकि कहानी जो होते हैं वो पास्ट का चीज है। ठीक है, फ्यूचर का तो है नहीं, ना प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है, बीता हुआ है, ठीक है, भूतकाल है, तो उसको हम थे में ही रखेंगे। एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसे बहुत मारा पीटा, तो बहादुर बिना किसी को बताए घर छोड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद घर में मानो मातम छा जाता है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं, परंतु क्या फायदा, उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था। ठीक है, तो ये आपका कहानी समाप्त होता है। देखिए, कुछ है नहीं, एक दो बार कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहादुर की जो कहानी है ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ये अभी तक हमने 25 नंबर का आपको कंफर्म हमने करा दिया है। इसके बाद अलग हमारा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको कराऊंगा नहीं, 5 नंबर का टॉपिक है, और ये कोई भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, तो इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर जिले के लिए अलग अलग होता है, जो है खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। ठीक है, तो ये जो खंड काव्य है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, तो मैं यही कहूँगा खंड काव्य आप तैयार कर लेंगे। हर जिले के लिए अलग अलग होता है। जैसे रश्मि रथी, मेरे जिले में तो रश्मि रथी पूछा जाता है, किसी और के जिले में सत्य की जीत पूछा जाता है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रश्मि रथी मतलब अलग अलग खंड काव्य पूछे जाते हैं। मैं यही कहूँगा इसको आपको पता करना है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। कोई आपके दोस्त हैं उनसे पूछिए, आपके टीचर हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। तो ये 5 नंबर आप कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी तक हमको कितने नंबर, अभी तक हमें 30 नंबर का कंफर्म हो चुका है। खंड का ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप तैयार कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए हैं। 30 नंबर हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और भी कुछ टॉपिक हैं जिसको हम तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य 60 प्लस लाना है, 60 नंबर लाना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट पत्र लेखन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 6 नंबर में। तो अभी तक हमने 30 नंबर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद ये 6 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाएगा। इस टॉपिक को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा 36 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है पत्र लेखन। पत्र मोस्टली आपसे 3 ही पूछे जाते हैं। 3 ही टाइप का पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग बार पूछा गया है, जिसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इस वीडियो में हम करा रहे हैं जो है बैंक के शाखा प्रबंधक की ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, मतलब लोन लेने के लिए हमें कैसे पत्र लिखना है इसके लिए हम तो बता रहे हैं। बट दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है जो है कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक या जिला अधिकारी के पास एक पत्र लिखने का, ठीक है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमने कराया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो बैंक से ये टॉपिक है ये तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आप केवल यही लिखेंगे, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास आवेदन पत्र ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इस टाइप से टॉपिक लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा। अब समझते हैं कैसे हमें पत्र लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बैंक के शाखा प्रबंधक की ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, जैसे नॉर्मल में हम लिखते हैं सेवा में। सेवा में लिखने के बाद याद रखेंगे कॉमा देना भूल जाते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आप नहीं भूलिएगा, कॉमा दिया जाता है। तो सेवा में उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा के जस्ट नीचे फिर से लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लिखना चालू कर दे कि श्रीमान शाखा प्रबंधक, ये गलत हो जाएगा। सेवा में लिखें, फिर से यहाँ से श्रीमान शाखा प्रबंधक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया देवरिया उत्तर प्रदेश। आप जिस बैंक का लिखना चाहें, आपके पास में जो भी बैंक है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक लिखिए और वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, उसका नाम लिख दीजिए। जैसे बैंक ऑफ इंडिया देवरिया में स्थित है, देवरिया हमारा जिला है तो यहाँ पे स्थित है, मैंने ये लिख दिया। फिर से उत्तर प्रदेश लिख दिया, जिस राज्य से हैं आप वहाँ पर लिख सकते हैं। विषय, हालांकि मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड के लिए मैं स्टडी करा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, अदर भी कोई भी अगर राज्य से आप देख रहे हैं, देखिए यही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर उत्तराखंड के लिए मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, कोई कह रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि जैसे बैंक के पास आप लोन लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि यूपी बोर्ड में कुछ अलग हो जाएगा, बिहार बोर्ड में कुछ अलग हो जाएगा, एमपी बोर्ड में अलग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। नॉर्मली जैसे लिखा जाता है वैसे ही आप वहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो बैंक ऑफ इंडिया देवरिया उत्तर प्रदेश, इतनी बात लिख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है विषय, ये बात आप याद रखेंगे, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ये अगर विषय नहीं लिखते हैं तो आपका मैं कह सकता हूं कि 6 नंबर का टॉपिक है, 3 ही नंबर मिलेगा। केवल एक लाइन छोड़े आधा आपको 3 नंबर काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषय आप लिख लेंगे। उसके बाद महोदय, मान लेते हैं विषय में अगर मान लेते हैं आपसे कह दिया मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र लिखना है तो आप लिखिएगा विषय में कि मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है। महोदय के बाद जस्ट नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा दूर पर फिर से यहाँ से जहाँ से समाप्त हुआ है महोदय उसके जस्ट नीचे से लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अब ध्यान से समझेंगे। देखिए एक और मैं बात बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो किसानों के लिए भी लोन ले सकते हैं, खेती करने के लिए लोन ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे लोन लेने के लिए लिख रहा हूँ। जिस कारण से आपको लोन लेना है उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना होगा। जैसे हमने पढ़ाई के लिए संबंध में लिखा है तो हमने लिखा है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। जो बीए होता है, बीए में प्रथम श्रेणी मतलब जो प्रथम श्रेणी में हमने क्या किया है, उत्तीर्ण किया है, पास हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रोजगार नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके बाद हमें सूत्रों से यह पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को 1 से 2 लाख तक का ऋण प्रदान कर रहा है।
अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने का कृपा करें ताकि हम कोई व्यवसाय कर सकें। समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ समझाने वाला टॉपिक है नहीं, क्यों? क्योंकि हमने खुद ही आसान शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे बता रहे हैं और देख रहे हैं कैसे बनाया गया है कि हमें सूत्रों से ये पता चला है। इस प्रकार आपको भी बना कर लिखना है, बना कर लिखेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये बात आप समझ के हैं। उसके जस्ट नीचे आप दिनांक लिख देंगे, 22 फरवरी 2024 को आप पेपर देने वाले हैं, तो यही मैंने डेट भी लिख दिया है। उसके बाद जस्ट नीचे आप लिख देंगे प्रार्थी आप लिखकर, उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। उसके बाद स्थान आप लिख देंगे जहाँ गए आप रहने वाले हो वहाँ का, ठीक है। ये आपका काम हो जाएगा। केवल आप इतना ही लिख देते हैं, आपको कितना नंबर? 6 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक हमें कितना नंबर कंफर्म हो गया? 36 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो टॉपिक है उसको हम तैयार कर देंगे, क्योंकि 60 नंबर हमें इसी वीडियो में कंफर्म करना है। स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपना इम्पॉर्टेंट निबंध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में पूछा जाता है। तो 9 नंबर का इम्पॉर्टेंट ये निबंध है। देखिए अभी तक हमने कितना नंबर? 36 नंबर कंप्लीट कर लिया है और 9 नंबर यहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो टोटल हमारा 45 नंबर इस टॉपिक को तैयार करने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 45 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए निबंध तो बहुत सारे हैं, बट हमने यहाँ पे लिखा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 ही आपके हैं। सबसे पहला है, एक है बेरोजगारी, जो कि हमने लगभग 2-3 दिन पहले ही कराया हुआ है, बेरोजगारी पर निबंध। तो आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल यूट्यूब पे लिखिएगा बेरोजगारी निबंध ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर देंगे, वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, समस्या और समाधान। मैं दिखा भी दूं, 2023 के ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2023 का ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो इसमें नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है। आतंकवाद पर भी पूछा गया है, ठीक है, और आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी पूछा गया है। तो ऐसे आपसे पूछे गए हैं, बट मुझे लगता है इस वर्ष बेरोजगारी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो निबंध पर बेरोजगारी पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेरोजगारी आप जानते भी हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। कुछ वर्षों में तो बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। बेरोजगारी हमने करा दिया है, इसलिए हम इस वीडियो में बेरोजगारी नहीं करा रहे हैं, दूसरा भी हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आप याद करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परिचय। परिचय आप क्या लिखेंगे कि आज का मानव इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण कई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वह है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। समझ रहे हैं कि आज का जो मानव है वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण एक नई समस्या उत्पन्न हुई है, जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। उसके बाद फिर से हमने लिखा है पर्यावरण मतलब प्रदूषण के प्रकार, या प्रदूषण का हम कारण भी कह सकते हैं कि प्रदूषण के मुख्यतः 3 प्रकार ही होते हैं। कौन कौन सा? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और प्रदूषण के कारण भी कहें तो वो भी 3 ही होते हैं, मुख्यतः वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इसलिए हमने लिखा है प्रदूषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु कैसे हमें प्रदूषित करता है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत होता है, जो प्रत्येक प्राणियों को स्वस्थ रूप से जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मतलब जीने के लिए वायु मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमने क्या बताया? जो प्रत्येक प्राणियों को स्वस्थ रूप से जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
परंतु कार, बाइक, वाहन तथा बड़ी बड़ी मशीनों से निकलने वाली अशुद्ध वायु पर्यावरण में मिल जाते हैं। जो अशुद्ध वायु होते हैं वो किस में मिल जाते हैं? पर्यावरण में मिल जाते हैं। जो कार से धुएं निकलते हैं, वाहनों से, बड़े बड़े कारखानों से, मशीनों से जो अशुद्ध वायु निकलता है, अशुद्ध जो हवाएं आती हैं वो पर्यावरण में मिल जाती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। समझ रहे हैं ना? आसान शब्दों का प्रयोग करके हम बता रहे हैं, आपको समझ गए होंगे। दूसरा, जल प्रदूषण। जल कैसे प्रदूषित होता है? देखिए, जल को जीवन भी कहा जाता है। जल को हम क्या कहते हैं? जल को हम जीवन भी कहते हैं भैया, ठीक है। अगला कह रहा है कि इनके बिना जीवन अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सही बात है भैया कि यदि पानी नहीं होगा तो वहाँ पे जीव भी नहीं रहेंगे, जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। फिर भी बड़े बड़े नगरों के जो गंदे नाले, ठीक है, जो बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले हैं तथा जो कारखानों से निकली हुई कचड़े नदियों में जाकर मिल जाती हैं। मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े नगरों से, जो बड़े बड़े नगरों के जो नाले हैं वो कारखानों से निकलने वाली जो कचड़े हैं वो जाकर नदियों में मिल जाती हैं। जो क्या है, कारखानों से निकली हुई जो कचड़े हैं वो क्या होती हैं? नदियों से जाकर मिल जाती हैं। और जब जो कचरा है वो नदियों में जाकर मिलेगा तो जिसके कारण क्या होगा? जल प्रदूषित होगा ही। अब बताइए, जो कचरा है वो नदी में जाकर मिलेगा, नदी जाकर किस में? समुद्र में मिलेगा। और समुद्र से मतलब वो सब पानी गंदा ही ना होगा, ठीक है। समुद्र से कहीं ना कहीं तो हम लोग नदी से, समुद्र से ही तो पानी पीते हैं ना, ठीक है। ऐसे तो मतलब मान लेते हैं समुद्र खारा होता है, बट जमीन में जब जाएगा वही समुद्र, ऐसे तो ऊपर जो समुद्र दिखाई देता है उसको पीने पर ना, नीचे जो पानी जाएगा वो कल से या नल से हम निकाल के पीते हैं, ठीक है, या मोटर द्वारा, कुछ भी द्वारा, तो वो सब क्या है? वो एक तरह से तो वो पानी ही न है, तो वो क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा, जिसके कारण हमें, जैसे बरसात भी होता है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तीसरा आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज का नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। वैज्ञानिक ने जैसे जैसे प्रगति किया है, नए नए आविष्कार किए हैं, वैसे वैसे ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, यही बात कहना है। अगला कह रहा है कि मोटर कार, ट्रक, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनों तथा लाउड स्पीकर ध्वनियों के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। मतलब इनसे, कारखानों से, कार से, मोटर से, सायरन से, मशीनों के, लाउड स्पीकर से, इन सभी से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो क्या कर दिया है? वो संतुलन को, जो पर्यावरण की जो संतुलन है उसको बिगाड़ कर रख दिया है, जिसके कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। जिसके कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। इतनी बात समझ के उसके बाद हम अंत में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समस्या का समाधान। पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है इसका समाधान क्या है, निवारण क्या है, कैसे हम सही कर पाएंगे, कैसे हम पर्यावरण को शुद्ध रख पाएंगे। तो वो हमने लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। मतलब यदि पर्यावरण प्रदूषण अच्छा करना है तो हमें क्या करना है? वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। मतलब वृक्ष, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना है, ठीक है। और दूसरा और है, और वृक्ष की कटाइयों पर रोक लगानी चाहिए। जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे, उसकी कटाई जो हो रही है वो उसका रोक लगाना भी है। अभी मैंने हाल ही में न्यूज़ में देखा था कि एक बहुत बड़ा जंगल है उसको काटा जा रहा है इस समय में, जिसके लिए जो आदिवासी हैं वो धरना वहाँ पे दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ना कटे। तो ये कहीं ना कहीं ये अन्याय ही है, ठीक है। तो ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कटाई जो हो रही है वो गलत है, ठीक है। तो यही बात है कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई पर रोकना चाहिए, नहीं तो पर्यावरण असंतुलित होगा। जैसे ही असंतुलित हो जाएगा वैसे वैसे दिक्कत होने लगेगी। और कारखानों और मशीनों को लगाए गए अनुमतियों केवल उन्हें ही देना चाहिए जो कचरे और धुआंओं को बाहर निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था कर सके।
ठीक है, अच्छी व्यवस्था मैंने नहीं लिखा है। मतलब क्या है कि कारखाने और मशीनें जो हैं, ठीक है, कारखाने और मशीनों को लगाने की अनुमति केवल उन्हें ही देना चाहिए जो कचरे और धुओं को बाहर निकालने की एक अच्छी व्यवस्था कर सके। ऐसा नहीं कि कचरा जो है वो कारखाने से निकला और कहीं भी नदी में डाल दिया, कहीं भी हम डाल दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से कि हाँ कहाँ पे ये कचरे डालना है, कहाँ पर ले जाना है, तब जाकर उसको खोलने का, उसको मशीन को लगाने का, कारखाने बैठाने का आदेश सरकार को देनी चाहिए। तो ये है पर्यावरण प्रदूषण जो 9 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप क्लियर कर लिए हैं तो 45 नंबर कंफर्म हो गया है। अब देखिए, अब मैं कहूँगा कि अभी हाल ही में मैंने एक टॉपिक कराया है, ठीक है, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार कर लीजिएगा, जो है रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार ये 3 टॉपिक के केवल 6 नंबर में पूछे जाते हैं। रस, छंद, अलंकार आप तैयार कर लेंगे, 6 नंबर मिल जाएगा, तो 45 और 6 कितने हो जाएंगे, 51 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, रस, छंद और अलंकार अगर आप तैयार करते हैं तो 51 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर, 45 के बाद 6 आप जोड़ते हैं तो 51 आ जाएगा। अब फिर से एक और मैं टॉपिक कह रहा हूँ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 61 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको तैयार करना है। आप कहेंगे सर ये दोनों टॉपिक हम कैसे तैयार करें? देखिए, सबसे पहली बात, रस, छंद, अलंकार पढ़ना है तो यूट्यूब पर लिखिए रस, छंद, अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर अभी मिल जाएंगे, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। दूसरी बात है बहुविकल्पीय प्रश्न पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का एक लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक, उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे हमने फ्री में ही बहुविकल्पीय प्रश्न 50 इंपॉर्टेंट हमने दिया है पीडीएफ नोट्स वहाँ पे, तो वहाँ से जाकर उन पीडीएफ नोट्स को आप पढ़ाई कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको जो यहाँ पे 60 नंबर मतलब 61 नंबर आपका कंफर्म हो चुका है, ठीक है, और आप अच्छे से आप तैयारी हो चुका है और आप जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से आप पेपर देंगे। तो ऐसे ही अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, जाइए आप अच्छे से पेपर दे के आइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, ठीक है। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।